नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। इसका स्टॉक प्राइस अपने टॉप से अभी करंटली 33% तक करेक्ट हो चुका है। इसमें करेक्शन कहाँ तक रहेगा, कहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेगा, अभी इसके रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट के बाद स्टॉक कैसा रिएक्शन देगा, इसके फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों की बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से और प्रीवियस चार्ट देखते हैं। तो काफ़ी टाइम तक स्टॉक जो है एक ही जगह मूव कर रहा था, कंसल्टेशन में था। उसके बाद पीएसयू सेक्टर में रैली आई तो रैली के साथ में इस स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। उसके बाद क्या है कि इसने अपना हाई लगाया यहाँ पे एंड देन इसमें करेक्शन देखने को मिला और इसकी जब रिजल्ट आए हैं दिसंबर 2023 के रिजल्ट, उसमें जो है स्टॉक का प्राइस एक ही दिन में 15.8% गिर गया। इसके रिजल्ट को देखते हैं तो जो रिजल्ट है उसमें 20% की नेगेटिव सेल्स ग्रोथ रही। मार्जिन 35% का रहा जो कि पिछले साल 46% का था। तो सेल्स और मार्जिन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली जिस वजह से स्टॉक में गिरावट रही। उसके बाद इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो सपोर्ट के बाद इधर डबल बॉटम बना के वापस स्टॉक ने चलना शुरू किया है। देन हायर हाई एंड हायर लो बनाया है। उसके बाद इसने जो है इलेक्शन डे से पहले गैप ओपन हुआ स्टॉक, तो यहाँ पे इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 118 का। और उसके बाद जो इलेक्शन डे के दिन मार्केट में गिरावट रही तो ये स्टॉक वापस ही गिर गया। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि जैसे गिरावट रही इलेक्शन की वजह से, ये टेम्परेरी गिरावट थी, तो ये स्टॉक ने रिकवर किया धीरे धीरे मार्केट के साथ ही और यहाँ पे टॉप लगा के देन वापस से स्टॉक ने गिरना शुरू किया है। तो ये जो रिकवरी थी ये टेम्परेरी रिकवरी थी और उसके बाद से स्टॉक गिर रहा है। देन स्टॉक में गिरावट रही है। यहाँ पे निफ्टी जो है गिरा था 5 अगस्त को, आपको शायद याद होगा। तो और निफ्टी एनर्जी सेक्टर एनर्जी इंडेक्स भी गिरा था। तो उसके साथ ही इसमें भी जो है गैप डाउन ओपन हुआ है, देन लोअर लो एंड लोअर हाई लगाया। अभी स्टॉक चल रहा है 79 पे। तो इसका जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी सिंपल है कि जब स्टॉक भागता है तो हायर हाई लगाता है, गिरता है तो लोअर लो लगाता है। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ भी। यहाँ पे आपको काफ़ी हैंडल पैटर्न बताओ दिख रहा होगा। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि कप एंड हैंडल बन रहा था। बट ये जो कप एंड हैंडल था ये अ, इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। सो इसमें जो है एंट्री नहीं बन रही थी। और साथ ही ये जो हैंडल बना था ये इलेक्शन टी की वजह से बना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गिरावट रही थी, फिर उसके बाद रिकवरी रही। तो ये टेक्निकली जस्ट टेम्परेरी पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ था। इसके बाद यहाँ पे गिरावट रही है। अभी ये डेली चार्ट पे चलते हैं तो लेवल्स की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका लेवल है 77 का। यहाँ पे स्टॉक ने जो है सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पे हाई बना के स्टॉक नीचे निकल गया है। और ये हाई जो इसने बनाया है ये जो इसमें तेजी रही थी, तो इनका जो एक प्रोजेक्ट है ओमकार रेशवर प्रोजेक्ट, उसकी न्यूज़ आई थी 30 अक्टूबर को कि जो है कंपनी इसमें पैसा लगाने वाली है अपना, और इसमें कैपेक्स के साथ जो है इनकी सब्सिडरी कंपनी में जो ये कैपेक्स होगा और उसके साथ एनुअली 65 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगा ये वाला प्रोजेक्ट। तो 65 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करेगा एनुअली, और इनके जो एनुअली रेवेन्यू है वो 10,000 के समथिंग रहते हैं। तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 65 करोड़ को आप देखते हैं तो 0.65% की रेवेन्यू ग्रोथ इस प्रोजेक्ट से रहेगी। तो इस वजह से टेम्परेरी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद वापस ये गिरावट कंटिन्यू रही। ये तेज़ी अगर जो है ज़्यादा टाइम तक चली नहीं, क्योंकि रिजल्ट इस इन्वेस्टर को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो रिजल्ट की आगे बात करेंगे। अब भी चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। तो यानी कि अभी स्टॉक अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 77 के, तो स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट रह सकती है। लेकिन अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो इसके लिए यहाँ पे जो इसने हाई सेट करा है इसके ऊपर जाना जरूरी है, बिकॉज अभी के लिए स्ट्रक्चर बेरिश है। यहाँ पे डबल बॉटम लगा दिया है, बट ऊपर जाएगा तब जब यहाँ इस हाई को जो है ब्रेक करेगा। ये हाई है इसका 85 का। और अगर इसके नीचे निकलता है इस लेवल के तो वीकली चार्ट पे आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा दूर मिलेगा। यहाँ पे है 56 का। तो इसके नीचे अगर निकल गया तो हो सकता है कि 56 तक आ जाए। बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है और यहाँ पे जो हमने हाई सेट किया है इस स्टॉक ने उसके ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। इस टॉप तक इजीली जो है आ सकता है स्टॉक 116 के प्राइस तक। अभी रिजल्ट की बात करते हैं तो 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और रिजल्ट डे पे चलते हैं। तो रिजल्ट 7 नवंबर को आए हैं 7:02 पर शाम को जो है रिजल्ट आए हैं इसके। और अब शाम को रिजल्ट आए हैं तो इन्वेस्टर्स को रिजल्ट कुछ खास पसंद नहीं है। और चार्ट पे अगर देखते हैं तो डेली चार्ट पे जब हमने लेवल सेट किया था तो यहाँ पे ये पहले सपोर्ट ले चुका था और कैपेक्स के न्यूज़ के बाद स्टॉक ऊपर जा रहा था। बट रिजल्ट के बाद में अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छी खासी वॉल्यूम भी रही और तब से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। अभी चल रहा है 79 पे। अभी थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट पे भी आप देखते हैं
तो ये कैपेक्स के बाद वापस से स्टॉक ने गिरना शुरू कर दिया जो है रिजल्ट के बाद। अभी रिजल्ट की बात करते हैं कि कैसे रिजल्ट है, इतने गिरावट क्यों रही रिजल्ट के बाद में भी। तो अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ रही है 4.1% की। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्वार्टर्स रही है पूरे साल कंपनी ने नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दी है। अभी लास्ट क्वार्टर यानी Q1 में भी 2% की नेगेटिव सेल्स ग्रोथ थी, बट इस क्वार्टर में सेल्स इंप्रूव हुई है। और साथ ही जो मार्जिन रहा है वो 60% से घट के 59% हुआ है। बिकॉज जो कंपनी के रिजल्ट की हम देखते हैं तो यहाँ पे जो फाइनेंस कॉस्ट है 292 करोड़, उसमें 203 करोड़ रुपए कंपनी ने जो है पे किए हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, वेंडर्स को, जिनके साथ उनके कंपनी के बहुत पुराने लीगल डिस्प्यूट्स या केसेस थे जिसके तहत इनको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ा। एक कंपनी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है विवाद से विश्वास स्कीम, उसके अंतर्गत ये केसेस सारे सॉल्व किए गए। कुछ केसेस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, 10 साल पुराने भी है। तो इस क्वार्टर में इसके तहत 203 करोड़ रुपये पे किए। और 2025 के फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर को मिला के टोटल 350 करोड़ रुपए इसमें पे किए कंपनी ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को एंड वेंडर्स को जिनके थे जो है कंपनी जिनके साथ कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है वो डिले हुए थे, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ। तो ये जो है गवर्नमेंट के कंपनीज के साथ, अब NHPC भी गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के साथ जो प्राइवेट कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर्स के जो भी डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करने के लिए इस स्कीम के तहत कंपनी को पे करना पड़ा। इतना बड़ा अमाउंट पे करा है इसके साथ भी। उसके बाद भी कंपनी का जो मार्जिन है उसमें सिर्फ 1% की गिरावट रही है, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो 203 करोड़ रुपये एक ही क्वार्टर में पे करने से काफ़ी ज़्यादा मार्जिन गिर सकता था, बट बाकी एक्सपेंसेस को कंपनी ने अच्छे से मैनेज किया हुआ है, जिस वजह से जो मार्जिन में गिरावट है वो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 1% की गिरावट है। और जो कंपनी के लास्ट ईयर में जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे उसमें -5% टैक्स था, यानी टैक्स क्रेडिट मिला था कंपनी को, जो कि MAT यानी मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के तहत मिला था, जिसमें जो कंपनीज रहती है उनको जब वो किसी क्वार्टर में एक्सेम्पशन डिडक्शन या इंसेंटिव क्लेम करती है उसके बाद भी वो थोड़ा जो है टैक्स गवर्नमेंट को दे, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी ना आए। तो इसमें कंपनी ने जो है कंपनी के पास टैक्स क्रेडिट है जिसको यूज़ करके इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 1693 करोड़ का। अगर आप इसको ना देख के अभी उसके बाद से जो है कंपनी रेगुलर टैक्स पे कर रही है अभी तक, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं इसकी जगह तो 1768 करोड़ का था, जो कि इस बार 1799 करोड़ है। ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट इसके जो सेल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट रही 4% की। और जो मार्जिन कम हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि कंपनी ने जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को इंटरेस्ट पे किया है इस बार। प्रीवियस लास्ट क्वार्टर्स में तो इंटरेस्ट पे किया था, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे किया था। इस बार इंटरेस्ट पे नहीं किया है, बस प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है लास्ट के 2 क्वार्टर्स के अंदर, Q1 और Q2 में। अब कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी के 9.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2028 में फुल इम्पैक्ट के साथ वर्क करने लगेंगे, ऑपरेशन हो जाएंगे, यानी उनसे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बट ये 2028 की फाइनेंशियल ईयर तक होगा, क्योंकि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स की जरूरत पड़ रही है, अभी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 38.3 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट्स है वो अंडर सर्वे है, अगर उनको क्लियरेंस मिल जाएगा, अगर परमिशन मिल जाएगी देन उनका भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। साथ ही 173 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जो कि अगले 5 सालों में कंपनी 1.6 गीगावाट तक लेके जाएगी सोलर एंड विंड जो प्रोजेक्ट्स है। तो इन पे अभी टाइम लगेगा 5 साल का। और टोटली अगर आप देखते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो 10 साल तक जो है कंपनी अपने कैपेसिटी से 3 गुना प्रोजेक्ट्स करने लगेगी, अपनी जो अभी करंट कैपेसिटी है उससे 3 गुना की कैपेसिटी के साथ पावर जनरेट करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ आउटलुक बहुत शानदार है। करंटली में इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो 9.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट तो अभी है, जो कि 2028 तक काम भी करने लगेंगे, रेवेन्यू जनरेट करने लगेंगे। और साथ में अभी कंपनी जो है इंडिया का 15% हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी ये कंपनी रिप्रेजेंट करती है, और जो कि अगले 5 साल में 20% तक हो जाएगी। इंडिया की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, ओनली जो हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका 15% NHPC जनरेट करती है। साथ में कंपनी के पास बेनिफिट ये है कि कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करती है, यानी गवर्नमेंट कंपनी है और साथ ही रिन्यूएबल कंपनी है। तो गवर्नमेंट जो पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रहती है उनको इनकरेज करती है कि वो ट्राई करें रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से एनर्जी बाई करने की। इवन जब मार्केट फेवरेबल ना हो तब भी कंपनी जो है बाई कंपनीज को इनकरेज किया जाता है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो है ज़रूर जो है पावर बाई करे, बिकॉज इससे जो है गवर्नमेंट का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रहती है उसको उसको मीट करने के लिए, और साथ ही जो है एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है ये।
बट इस कैपेक्स के साथ जो एक प्रॉब्लम ये है वो ये है कि कंपनी जो है अपना कैपेक्स 70% कैपेक्स डेट के थ्रू करने वाली है, यानी नई इक्विटी इशू नहीं करेगी, तो शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो डाइल्यूट नहीं होगा, बट नया डेट लेगी, 70% जो कैपेक्स होगा वो डेट से होगा। तो डेट बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, काफ़ी लेवरेज कंपनी हो जाएगी अभी के लिए। अगर हम देखते हैं तो जो बाकी इसके पीयर्स है उनमें थर्मल एंड कोल एंड सोलर एंड विंड पावर सभी के मिक्स पावर जनरेटर कंपनी से, जिनसे एनएचपीसी जो है वो कम्प्लीटली मोस्टली जो है थोड़ा बहुत इनका सोलर एंड विंड से है, बट मोस्टली जो है हाइड्रो पावर से है। बाकी सब तो इनका जो डेट है वो अभी 0.8 का है अडानी पावर को छोड़ के, बाकी सभी का डेट 1 से ऊपर है, तो एनएचपीसी का भी डेट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और पी जो है इंडस्ट्री पी से कम है। ओपीएम भी अच्छा खासा है, बुक वैल्यू कम है अभी 1.9 की अपने पीयर्स के साथ में, और साथ में रिटर्न्स भी कम है। तो ये रिटर्न्स अभी और टाइम तक कम रह सकते हैं, बिकॉज कंपनी ज़्यादा डेट लेगी तो इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा रहेगा, और इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगी तो प्रॉफिट में कमी होगी, साथ में रिटर्न्स में कमी होगी। और साथ में जो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स रहते हैं इनमें डैम्स एंड टर्बाइंस वगैरह बनाना, तो उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअली, उनके वो जब रेवेन्यू जनरेट करने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, 5 साल का टाइम तो आप हर प्रोजेक्ट का लेके चलो। अभी कुछ जो प्रोजेक्ट्स है वो उनका काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन हो चुका है, 2028 तक वो ऑपरेशनल हो जाएंगे, बट आगे के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनके लिए जो है उनसे जो इनकम जनरेट होगी उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनमें बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से डेट बर्डन ज़्यादा रहेगा, और उनसे जो इनकम जनरेट होनी है उसमें भी टाइम लगेगा, इंटरेस्ट में भी पैसा जाएगा, तो जो रेवेन्यू है इस कंपनी के वो काफ़ी टाइम तक कम रहने वाले हैं। अगर हम दूसरी जो कंपनी है जो कि लिस्टेड है और हाइड्रो पावर जनरेटर कंपनी है SJVN, इसको देखते हैं। तो ये कंपनी थोड़ा सा इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बट मोस्टली हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इनके रिटर्न्स आप देखो कितने ज़्यादा कम है, ROCE 4.9% का एंड ROE 5.9% का, और डेट भी काफ़ी ज़्यादा है 1.63 का। तो अभी जो NHPC है इनका भी डेट बढ़ने वाला है, रिटर्न्स इतने ही मेंटेन रह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी सही है, अभी तक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट किए कंपनी ने। अभी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, मार्केट कैप 79,516 करोड़ का है, P 26.7 का है, इंडस्ट्री P 34 का है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी कम पी है, डेट अभी 0.8 का है, बट आगे डेट बढ़ सकता है। ROCE 7% एंड ROE 9%, बुक वैल्यू कम है, 1.98 की बुक वैल्यू है। साथ में मिनी रतन की कैटेगरी में भी कंपनी को शामिल किया गया है। ईयरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो पिछले साल सेल्स कम रही थी और मार्जिन 58 से घट के 50% हुआ था, बिकॉज इस क्वार्टर में जो है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा कम मार्जिन रहा था 35% का, तो ओवरऑल मार्जिन पे काफ़ी कमी आई थी पूरे साल में। और अभी मार्जिन एक्चुअली इंप्रूव हो रहा है, 52% का मार्जिन TTM में दिखा रहा है, बाकी कितना रहेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। प्रॉफिट्स में कमी आई थी 200 करोड़ की, एंड अभी के लिए हम देखते हैं तो जो कंपनी के जो जो क्लेम्स बचे हुए होंगे आने आने वाले क्वार्टर्स में वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो है प्रॉफिट्स इंप्रूव हो जाएंगे। और डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है, लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी, लास्ट ईयर 53% का डिविडेंड दिया है। रिजर्व्स 30,104 करोड़ की है, बोरोइंग्स 34,210 करोड़ की है। सो पावर कंपनी है, सो इसलिए इन पे डेट ज़्यादा है। एंड इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर्स 67.4% है। अभी गवर्नमेंट ने स्टेक सेल भी किया था इस मार्च क्वार्टर में, तो 70 से घट के 67% स्टेक रह गया है, एंड FIS ने भी थोड़ा सेल किया था, एंड DH ने भी थोड़ा सेल किया है, और ये सारे स्टेक जो है पब्लिक के पास गया है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न है, बट अभी के लिए देखते हैं तो पब्लिक काफ़ी कम है, वैसे 12.31% पब्लिक है, एंड DIS 9.7%, FIS 9.3%, तो सभी के पास थोड़ा थोड़ा स्टेक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।